हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का आज के इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो से हम द्विघात समीकरण के चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर से 2 अंकों में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और हाँ, अगर आपने रैखिक समीकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नहीं देखा है तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद वो सारे वीडियोज आपके स्क्रीन पर विजिबल हो जाएंगे, उन पर क्लिक करके आप रैखिक समीकरण के सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि द्विघात समीकरण 3x² प्लस 2√5x माइनस 5 = 0 के मूल वास्तविक और असमान है। मूलों को भी ज्ञात कीजिए। यानी इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले इस समीकरण के लिए मूल वास्तविक और असमान सिद्ध करना है, फिर उसके बाद इस समीकरण के लिए हमें मूल ज्ञात करना है, यानी इस समीकरण का हल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि दिया गया समीकरण 3x² प्लस 2√5x माइनस 5 = 0 की तुलना मानक द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c = 0 से करने पर। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें इस समीकरण के गुणांकों की तुलना जो है इस समीकरण से करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मानक समीकरण में x² का जो गुणांक है वो a है और इस समीकरण में x² का गुणांक जो है वो 3 है। ठीक है, और यहाँ पे x का गुणांक b है और इस समीकरण में x का गुणांक 2√5 है और c के जगह पे इस समीकरण में -5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a बराबर 3 और b बराबर 2√5 और c बराबर -5। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस समीकरण के लिए हमें मूल वास्तविक और असमान सिद्ध करना है। और आप सबको पता होगा कि मूल वास्तविक और असमान तभी होते हैं जब विविक्तकर 0 से बड़ा होता है, यानी कि d जो है वो 0 से जब बड़ा होता है तभी समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे यदि विविक्तकर 0 से बड़ा होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे जो d है इसका मान जो है वो 0 से बड़ा होगा तभी इस समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, और आप सबको पता होगा कि d बराबर होता है b² - 4ac, तो यहाँ पे हम लिखेंगे विविक्तकर d बराबर b² - 4ac। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे a और b और c का मान इस समीकरण में रखेंगे और यहाँ से d का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 205 का होल स्क्वायर माइनस 4 × 3 × -5। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने b के जगह पे 205 रखा है और 4 को हमने वैसे ही उतार दिया है और a के जगह पे हमने 3 रखा है और c की जगह पे हमने -5 रखा है। ठीक है, ये सभी मान जो है हमने यहाँ से यूज करके वहाँ पे लिखा है इस समीकरण में। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस समीकरण को हल करना है और यहाँ से d का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब हम इसको हल करेंगे तो हमें d का जो मान प्राप्त होगा वो 80 प्राप्त होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये d का मान 80 जो है वो 0 से बड़ा है, यानी कि हमारे समीकरण का मूल जो है वो वास्तविक और असमान है। ठीक है, आप सबको मैंने अभी भी बताया कि विविक्तकर का मान जब 0 से बड़ा होता है तब हमारा मूल जो होता है वो वास्तविक और असमान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस समीकरण के लिए मूल वास्तविक और असमान सिद्ध कर दिया है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो वास्तविक और असमान मूल हैं उन मूलों को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम श्रीधराचार्य के सूत्र का यूज करेंगे। आप सबको पता होगा कि जो श्रीधराचार्य का सूत्र होता है वो x बराबर -b प्लस माइनस √d बराबर 2a होता है। ठीक है, यहाँ पे आप d की जगह पे b² - 4ac भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने d इसलिए लिखा है क्योंकि हमने यहाँ पे d का मान जो है वो 80 प्राप्त कर लिया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने यहाँ पे d लिखा है। तो यहाँ पे हम d और b और यहाँ पे a का मान रख करके यहाँ पे x का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इस समीकरण में जब हम सभी मानों को रखेंगे तो हमें ये समीकरण प्राप्त होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने b का मान रखा है और यहाँ पे हमने d का मान रखा है। ठीक है, और यहाँ पे 6 इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो 2 है उसमें हमने 3 से गुणा कर दिया है, क्योंकि a का जो मान है वो 3 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने a का मान जो है 3 रखा है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे 6 प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 80 है इसको हम √5 के टर्म में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं -2√5 है। ठीक है, तो जब हम इसको भी √5 के टर्म में लिख देंगे तब ये दोनों जो हैं वो जुड़ जाएंगे। तो जब हम 80 को √5 के टर्म में लिखेंगे तो हमें 4√5 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने √80 को 4√5 के टर्म में लिख दिया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लस और माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले धनात्मक के लिए इस समीकरण को लिखेंगे, फिर उसके बाद ऋणात्मक के लिए लिखेंगे। ठीक है, तो जब हम धनात्मक लेंगे तो यहाँ पे हमें ये समीकरण प्राप्त होगा और जब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो यहाँ पे x का जो मान होगा वो √5/3 प्राप्त होगा। ठीक है, और जब हम इस समीकरण में ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो हमें x का जो मान प्राप्त होगा वो -√5 प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें x का जो मान है वो √5 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण के मूल जो है वो √5/3 तथा -√5 होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा दूसरा क्वेश्चन वगैरह है 4x² प्लस 4bx माइनस a² - b² = 0 से x का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे हमें इस समीकरण को हल करना है, वहां से x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस समीकरण को आसानी से हल करने के लिए हम श्रीधराचार्य सूत्र का यूज करेंगे और यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे कि दिए गए समीकरण का मानक समीकरण से तुलना करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा मानक समीकरण है, इससे हम तुलना करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन हमने मानक समीकरण के गुणांकों की तुलना दिए गए समीकरण के गुणांकों से किया था, ठीक वैसे ही हम इस समीकरण में भी करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जगह पे 4 है और बी की जगह पे 4b है और सी की जगह पे ये पूरा पद है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a बराबर 4 और b बराबर 4b और c बराबर -a² -b²। ठीक है, और यहाँ पे अब हम सिरधराचार्य सूत्र का यूज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिरधराचार्य का सूत्र है। तो इस सूत्र में हम इन सभी मानों को रखेंगे और यहाँ से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो जब हम सभी मानों को यहाँ पे रखेंगे तो हमें ये समीकरण प्राप्त होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने b की जगह पे 4b रखा है और माइनस की जगह पे हमने प्लस रखा है। प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं c का जो मान है वो -a² -b² है। ठीक है, और सूत्र में आप देख सकते हैं माइनस पहले से ही है तो इसलिए माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक की जगह पे हमने 4 रखा है और c की जगह पे a² -b² रखा है और यहाँ पे a की जगह पे 4 रखा है। ठीक है, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें ये समीकरण प्राप्त होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 4b का वर्ग कर दिया है इसलिए हमें यहाँ पे 16b² प्राप्त हुआ है और यहाँ पे हमने 4 का गुणा करके यहाँ पे a² -b² से गुणा कर दिया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमें 16a² -16b² प्राप्त हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे -16b² है और यहाँ पे 16b² है। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे हमें प्राप्त होगा x का मान। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्लस माइनस है इसलिए यहाँ पे हम पहले धनात्मक लेंगे फिर उसके बाद ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, तो जब हम इस समीकरण में धनात्मक चिन्ह लेंगे तो हमें x का मान a -b/2 प्राप्त होगा। ठीक है, और जब हम ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो हमें x का मान -a -b/2 प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो x का मान है वो a -b/2 और -a -b/2 है। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। आप चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा तीसरा क्वेश्चन होकर है, यदि द्विघात समीकरण 3x² -12x + k + 1 = 0 के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें k का मान ज्ञात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे दिए गए समीकरण का मानक समीकरण से तुलना करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं a का मान जो है वो 3 होगा और b का मान जो है -12 है और c का मान जो है वो k + 1 है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस समीकरण का जो मूल है वो बराबर है इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण का मूल जो है वो बराबर है इसलिए d बराबर जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, यानी विभक्त जो होगा वो 0 होगा यानी d बराबर 0 होगा। d बराबर आप जानते हैं b² - 4ac होता है। अब हम इस समीकरण में a और b और c का मान रखेंगे और यहाँ से हम k का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने b का मान रखा है और यहाँ पे हमने a का मान रखा है और यहाँ पे k + 1 c का मान रखा है। ठीक है, ये k + 1 जो है वो c का मान है और जब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें k का मान जो प्राप्त होगा वो 11 प्राप्त होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे द्विघात समीकरण से 2 अंकों में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते थे। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और अगर इन सभी क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आपको तो ग्रुप ज्वाइन करके आप वहाँ पे अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।